हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1। बच्चों, जो पार्ट 1 आएगा आपको एग्जाम में, वो हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप होगा। उसमें भी बच्चों हमारे पास 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने नंबर का जो क्वेश्चंस है वो आने हैं हमारे पास। बच्चों, सबसे पहले आपको आएंगे वहां पर ऐसे टाइप क्वेश्चन। बच्चों, ये 6 मार्क्स का होगा क्वेश्चन और हमारे पास ये दो क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा और सेकंड। बच्चों, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको वहां पर चॉइस मिलेगी। जो पहला क्वेश्चन आएगा बच्चों, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है और जो यूनिट सेकंड है, इन दोनों में से आएंगे ये क्वेश्चन। आपके पास चॉइस होगी, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ फर्स्ट यूनिट के जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका उसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा। या अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं किया है तो आप केवल सेकेंड यूनिट अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए, आपका 6 नंबर का जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। और जो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आएगा वो हमारे पास आएगा भर्ती और चयन में से। 6 मार्क का जो क्वेश्चन रहेगा सेकंड, वो भर्ती और चयन में से आएंगे। तो आपने क्या करना है, ये है हमारे पास यूनिट 6। आपको 6 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपका जो 6 मार्क का क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। और इसके बाद बच्चों आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन मिलेंगे, वो होंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, आपको दोनों ही जो क्वेश्चन है वो करने कंपल्सरी होंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे पास सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। बच्चों, अभी की जो इस वीडियो में हम 4-4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नियोजन की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कितनी विशेषताएं पूछी है उन्होंने हमसे? 4। तो कम से कम आपको 4 विशेषताएं एग्जाम में लिखनी है। 4 से आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा कोई एक आधा जो पॉइंट है वो गलत हो जाता है, तो फिर हमारे जो नंबर कटने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बच्चों, हमारे पास है नियोजन की विशेषताएं। पहली विशेषता है प्रबंध की प्रारंभिक क्रिया। जो बच्चों नियोजन होती है वो क्या होती है? सबसे पहला फंक्शन होता है किसका? प्रबंध का। तो यानी ये क्या है? सबसे पहली क्रिया होती है। तो इसके पश्चात ही प्रबंध के कार्य को आरंभ किया जा सकता है, यानी इसी के बाद ही काम स्टार्ट होता है। प्लानिंग के बिना काम स्टार्ट नहीं होता है। नियोजन की दूसरी विशेषता है उद्देश्य का आधार। जो हमने उद्देश्य बनाए हैं संस्था के प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए ही जो है नियोजन बनाया जाता है, यानी प्लानिंग की जाती है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स ही सेट नहीं है तो आपकी प्लानिंग क्या होगी? तो यानी सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बाद में ही उनको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? नियोजन बनाया जाता है। ठीक है, नियोजन निर्माण का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को कम से कम लागत एवं अधिकतम सफलता की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी जो नियोजन है वो किसके लिए बनाई जाती है? जो हमारे उद्देश्य हैं उनको कम से कम खर्चे में, मतलब कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में उनको पूरा किया जा सके सफलतापूर्वक। नियोजन की तीसरी विशेषता है सर्वव्यापकता। बच्चों, जो प्लानिंग होती है वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ क्या हुआ? कि हर जगह पाई जाती है, चाहे वो आपका स्कूल है, कॉलेज है, आपका घर है। यानी तो प्लानिंग, तो आपको कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो प्लानिंग क्या है? हर जगह ही आपको मिलेगी। तो इसके बिना कोई भी जो कार्य है वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, अंतिम विशेषता है नियोजन की लोचता। बच्चों, जो प्लानिंग होती है वो लोचपूर्ण होती है। लोचपूर्ण मतलब अगर हमें आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन करना पड़ता है तो उसमें वो परिवर्तन किया जा सकता है। तो यानी योजनाएं जितनी लचीली होंगी, यानी जितना जिसमें चेंज किया जा सकता है टाइम में, टाइम आने पर या जरूरत पड़ने पर, तो वो योजना उतनी ही सफल होगी। तो यानी जो हमारी योजना है उसमें क्या होनी चाहिए? लोचता होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, विकेंद्रीकरण के कोई 4 लाभ बताइए। हमने यहाँ पर बताना है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन हम करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो यानी वही इसकी इंपॉर्टेंस है, वही इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आपको पेपर में बेनिफिट्स आ गए या इसकी इंपॉर्टेंस आ गई तो एक ही बात है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है विकेंद्रीकरण की, अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास।
यानी अगर हम विकेंद्रीकरण करते हैं उससे क्या फायदा होता है, जो हमारे अधीनस्थ होते हैं यानी हमारे नीचे जो कर्मचारी काम करते हैं उनको निर्णय लेने के जो अवसर हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हम डिसाइड करते हैं अपनी मर्जी से। जब आप कुछ भी अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा यानी आत्मविश्वास होगा वो बढ़ जाएगा। और आत्मविश्वास बढ़ने से क्या होगा, सही निर्णय लेने के लिए वो प्रयासरत रहेंगे, उनमें कुछ नया करने की भावना जागेगी, जिससे उनकी क्या होगी, पहल क्षमता विकसित होगी। तो ये पहली इंपॉर्टेंस है विकेंद्रीकरण की। सेकंड इंपॉर्टेंस है शीघ्र निर्णय। देखो बच्चों, अगर विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको डिसीजन लेने की पावर दे देते हैं। जब उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका डिसीजन उन्होंने खुद ही लेना है। तो इसके लिए फिर क्या होगा, उनको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, उतना ही उनका क्या होगा, टाइम सेव होगा। जब टाइम सेव होगा तो क्या होगा, डिसीजन समय पर लिया जा सकेगा। तो ये सेकंड बेनिफिट है किसका, विकेंद्रीकरण का। थर्ड है भविष्य के लिए प्रबंधकों की व्यवस्था। देखो बच्चों, विकेंद्रीकरण में निम्नतम स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, यानी जो भी बच्चों डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं या वर्कर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मतलब उनकी जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। आप देखो, आप लोअर लेवल पे काम कर रहे हो, किसका, मिडिल लेवल के मैनेजर का। ठीक है, तो कल को क्या होगा, आपको मिडिल लेवल का मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी जो ट्रेनिंग है वो नहीं देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपने वो काम पहले ऑलरेडी कर लिया है। तो इससे क्या होता है, यानी जो विकेंद्रीकरण है वो प्रबंधकीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण का माध्यम बनकर संगठन के लिए भविष्य के प्रबंधकों की व्यवस्था करता है। तो यानी आने वाले टाइम में हमें वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो समय रहते ही उसी लेवल पर भी बड़े लेवल का जो काम है वो करने लग जाते हैं, जिससे फ्यूचर में हमारे लिए अच्छे जो प्रबंधक हैं वो तैयार हो जाते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंस है विकेंद्रीकरण की, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्यभार में कमी। देखो बच्चों, हमारे पास जो छोटे लेवल पर जो वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, वो बार बार काम के लिए पूछने के लिए किसके पास जाते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स के पास जाते हैं। लेकिन अगर आपने उनको राइट ही दे दिया काम करने का, तो उनको बार बार क्या होगा, उच्च प्रबंधकों के पास नहीं जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वो खुद ही डिसीजन ले लेंगे, कोई भी अगर उन्होंने काम करना है तो उनके पास ना कोई बार बार आएगा ना जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होंगे उनका जो काम होगा वो कम हो जाएगा, जिससे वो क्या होगा, जो उनका टाइम बचेगा वो उस बचे हुए टाइम का उपयोग वो किसके लिए कर सकते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं वो उसके लिए उस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं।